हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। देश की प्रमुख आईटी कंपनी इन्फोसिस ने नौकरियों से जुड़ी बड़ी घोषणा की है। कंपनी ने कहा है कि जिन कर्मचारियों का चयन किया गया है उन सभी को कंपनी में शामिल किया जाएगा। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलील पारेख ये घोषणा कर चुके हैं। हाल ही में आईटी और आईटीईएस संघ नेसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एम्प्लॉयज सीनेट की रिपोर्ट में सामने आया था कि कंपनी ने 2022 बैच के 2000 नए इंजीनियरिंग स्नातकों का चयन करने के बाद उन्हें कंपनी में शामिल करने में 2 साल की देरी की है। इसके लिए इन्फोसिस के खिलाफ श्रम तथा रोजगार मंत्रालय में शिकायत दर्ज की गई थी। इस पर कंपनी के सीईओ अनिल पारेख ने कहा कि हमने जिन्हें भी ऑफर दिए हैं वो सभी लोग कंपनी में शामिल होंगे। हमने कुछ तारीखों में बदलाव किया है, लेकिन उसके बाद सभी लोग इन्फोसिस में शामिल होंगे और इसको लेकर कोई बदलाव नहीं है। जून तिमाही की रिपोर्ट के अनुसार इन्फोसिस में कुल 3,15,332 कर्मचारी थे। इंडिगो अपने यात्रियों को टिकट बुकिंग के टाइम पर जेंडर न्यूट्रल एमएक्स का विकल्प देगी, यानी यात्रियों को ये नहीं बताना पड़ेगा कि जिसके नाम से टिकट बुक की जा रही है वो स्त्री है या पुरुष। यानी इस ऑप्शन को चुनने वाले को अपनी लैंगिक पहचान उजागर नहीं करनी होगी। इसके साथ ही अपने खास प्रयास में कंपनी अपने यहाँ रोजगार पाने वाले दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या को दोगुना करने जा रही है। इंडिगो में 60 से ज्यादा शहरों में 240 से ज्यादा दिव्यांग व्यक्ति ग्राहक सेवा में कार्यरत है। दिव्यांग व्यक्तियों की नियुक्ति सुरक्षा, आवास से जुड़ी जरूरतों और कौशल परीक्षण समेत कई कारकों के आधार पर तय की जाती है। इंडिगो के ग्रुप एचआर हेड सुखजीत एस परिचा ने बताया है कि कंपनी ने LGBTQ समुदाय के लिए विभिन्न पहल लागू की है, जिसमें LGBTQ व्यक्तियों की भर्ती को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष रूप से तैयारी कर्मचारी रेफरल कार्यक्रम शामिल है। कंपनी के मुताबिक 31 मार्च 2024 के अंत तक उनके पास 36,860 स्थायी कर्मचारी थे, जिनमें 5,038 पायलट और चालक दल के 9,363 सदस्य थे। मशहूर निवेशक रेखा झुनझुनवाला समर्थित बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड का आईपीओ 30 अगस्त को खुलने जा रहा है। करीब 835 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए 370 से 389 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है। कंपनी का आईपीओ 3 सितंबर को बंद होगा। प्रस्तावित आईपीओ 148 करोड़ रुपए मूल्य के ताजा शेयर के अलावा इनमें 687 करोड़ रुपए मूल्य के 1.76 करोड़ शेयर की ऑफर फॉर सेल शामिल है। कंपनी के मुताबिक नई ऑफरिंग से प्राप्त 146 करोड़ रुपए की राशि का इस्तेमाल कर्ज के भुगतान के लिए किया जाएगा। साथ ही शेष राशि का इस्तेमाल सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य के लिए किया जाएगा। इससे पहले इसी महीने कोलकाता की इस कंपनी ने आईपीओ पूर्व निर्गम में वोल्ड्राडो वेंचर्स पार्टनर्स फंड 2 से 33 करोड़ रुपए जुटाए थे। उसके बाद आईपीओ का आकार घटा दिया गया था। देश की प्रमुख फिनटेक कंपनी पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा नई मुसीबत में घिर गए हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने आईपीओ से जुड़ी गड़बड़ी के शक में विजय शर्मा के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सेबी ने ये नोटिस 197 कम्युनिकेशन के उन बोर्ड मेंबर्स को भी भेजा है जो आईपीओ जारी करने के दौरान कंपनी के साथ जुड़े थे। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस का इशू नवंबर 2021 में लिस्ट हुआ था। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि सेबी को शक है कि विजय शेखर शर्मा और बोर्ड के सदस्यों ने आईपीओ लाने के दौरान कुछ फैक्ट्स को गलत दिखाया था। सेबी का ये नोटिस विजय शेखर शर्मा और बोर्ड मेंबर्स के नियमों का पालन न करने पर दिया गया है। गौरतलब है कि सेबी ने ये जांच आरबीआई से मिली कुछ जानकारियों के आधार पर शुरू की है। इस साल की शुरुआत में ही आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक की जांच की थी। उसी से मिले इनपुट के आधार पर अब विजय शेखर शर्मा को सेबी ने नोटिस भेजा है। पेटीएम प्रमुख पर सेबी के नोटिस का असर शेयर बाजार में भी देखने को मिला। पेटीएम का शेयर सोमवार के कारोबार के दौरान करीब 4.5% टूट गया। सरकार ने शनिवार को जिस यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की घोषणा की है, उससे सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। माना जा रहा है कि इस योजना का लाभ 23 लाख पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कम से कम 25 साल नौकरी करने वालों के लिए बेसिक सैलरी के आधे यानी 50% के बराबर पेंशन की गारंटी दी गई है। कम से कम 10 साल की नौकरी करने वालों को यूपीएस में 10,000 रुपए की मंथली पेंशन की गारंटी
गारंटी मिलेगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में फैमिली पेंशन के लिए भी गारंटी पेंशन है, जो पेंशनर्स की मौत के टाइम पर मिल रहे भुगतान के 60% के बराबर होगी। 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी यूपीएस से सरकार का योगदान मौजूदा 14% से बढ़कर 18.5 यानी 18.5% हो जाएगा। हालांकि सरकार ने यूपीएस को डिफॉल्ट के तौर पर नहीं पेश किया है। इसका मतलब सभी पात्र सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस या यूपीएस में पसंदीदा ऑप्शन को चुनने की आजादी मिलने वाली है। भारत के प्रमुख महानगरों में मकानों की कीमतों में जोरदार उछाल आया है। घरों की कीमतों में सबसे ज्यादा उछाल बेंगलुरु में आया है। बेंगलुरु के इलाके में घरों की कीमतें 2020 के बाद से सबसे ज्यादा 90% बढ़ी हैं, जबकि दिल्ली एनसीआर में द्वारका एक्सप्रेसवे 79% मूल्य वृद्धि के साथ चौथे नंबर पर है। रियल एस्टेट एडवाइजर इन रॉक ने पिछले 5 साल में अधिकतम नई पेशकश के आधार पर 7 प्रमुख शहरों के टॉप 3 सूक्ष्म बाजारों में मूल्य रुझानों का विश्लेषण किया है। आंकड़े बताते हैं कि बेंगलुरु में औसत आवासीय कीमतें 2019 में 4300 रुपए प्रति वर्ग फुट थी, जो 2024 में बढ़कर पहली छमाही में 8151 रुपए प्रति वर्ग फुट हो गई। इसके बाद हैदराबाद का कोकापेट 89% मूल्य वृद्धि के साथ दूसरे नंबर पर है। वहां कीमतें 2019 में 4750 रुपए प्रति वर्ग फुट से बढ़कर 2024 की पहली छमाही में 9000 रुपए प्रति वर्ग फुट हो गई। वहीं आवासीय कीमतों में 80% की वृद्धि के साथ बेंगलुरु का व्हाइटफील्ड तीसरे नंबर पर है। यहाँ औसत कीमतें 2019 में 4765 रुपए प्रति वर्ग फुट थे और 2024 की पहली तिमाही में बढ़कर 8600 रुपए प्रति वर्ग फुट पर आ गए। सोमवार को भारतीय शेयर बाजारों में तेजी का रुख दिखाई दिया। इसके साथ ही निफ्टी के 25,000 का स्तर पार करने के साथ ही भारतीय इक्विटी इंडेक्स मजबूती के साथ बंद हुए। कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स 611 अंकों की तेजी के साथ 81,698.11 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 187 अंकों की तेजी के साथ 25,010.60 पर बंद हुआ। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार आज लगभग 2075 शेयरों में तेजी आई, जबकि 1791 शेयरों में गिरावट आई और 138 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। निफ्टी की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा बढ़त वाले शेयरों में हिंडाल्को, एनटीपीसी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, बजाज फिनसर्व और ओएनजीसी रहे, जबकि गिरने वाले शेयरों में अपोलो हॉस्पिटल्स, हीरो मोटोकॉर्प, अदानी पोर्ट्स, आयशर मोटर्स और मारुति सुजुकी शामिल रहे। पीएसयू बैंक को छोड़कर अन्य सभी इंडेक्सों में तेजी रही। आईटी, मेटल, ऑयल एंड गैस और रियल्टी में 1-2% की बढ़त देखने को मिली। बीएसई मिड कैप की बात करें तो इस इंडेक्स में 0.6% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.2% की बढ़त रही। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल आरबीआई ने एक नई योजना का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इस योजना का नाम था फ्रिक्शनल लेस क्रेडिट प्लेटफॉर्म। इस योजना का मकसद लोन लेने के प्रोसेस को और ज्यादा आसान बनाना था। अब इस प्लेटफॉर्म का नाम बदलकर यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस यानी यूएलआई कर दिया गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि यूएलआई लोन देने के प्रोसेस को और ज्यादा सरल और तेज बनाएगा। इससे बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को लोन देने में आसानी होगी। यूएलआई के तहत लोन देने वाले संस्थानों को जमीन के रिकॉर्ड जैसी जरूरी डिजिटल जानकारी एक ही जगह से मिल जाएगी, जिससे लोन के प्रोसेस में लगने वाला जो टाइम है और जो कागजी कामकाज की जो कार्रवाई है वो दोनों ही कम हो पाएंगे। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने मौजूदा साल में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। चालू कैलेंडर साल की पहली छमाही यानी जनवरी से जून 2024 के दौरान देश में लगभग 15 गीगावाट की रिकॉर्ड सौर क्षमता स्थापित की गई। हालांकि ये रिकॉर्ड उत्पादन वृद्धि देरी से चल रहे प्रोजेक्ट को पूरा करने के काम में तेजी आने से हुई है। इससे पहले साल 2023 की समान अवधि में देश में 3.89 गीगावाट सौर क्षमता जोड़ी गई थी। अमेरिका स्थित शोध फर्म मेरकॉम ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि पिछली छमाही में भारत में सौर क्षमता की स्थापना ने बीते सभी सालों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। ये पिछले साल की पहली छमाही की तुलना में 282% ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक जून 2024 तक भारत की कुल स्थापित सौर क्षमता 87.2 गीगावाट हो गई, जिसमें उपयोगिता स्तरीय परियोजनाओं का योगदान लगभग 87% था, जबकि रूफटॉप सोलर एनर्जी का योगदान 13% से ज्यादा था। इसके अलावा साल 2024 की पहली छमाही में कुल 41.4 गीगावाट की परियोजनाओं के लिए निविदाएं जारी की गई हैं। ये पिछले साल की समान अवधि में जारी निविदा क्षमता से 51% ज्यादा है।
वैध बैंक खाते का ब्यौरा नहीं देने वाले जीएसटी करदाता 1 सितंबर से जीएसटी अधिकारियों के समक्ष बाहरी आपूर्ति रिटर्न GSTR 1 दाखिल नहीं कर पाएंगे। जीएसटी नियम 10A के अनुसार करदाता को पंजीकरण की तिथि से 30 दिन की अवधि में वैध बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। जीएसटीएन ने अपने ताज़ा परामर्श में कहा है कि यह नियम 1 सितंबर 2024 से लागू हो रहा है, इसलिए अगस्त 2024 से आगे की कर अवधि के लिए करदाता जीएसटी प्लेटफॉर्म पर अपने पंजीकरण विवरण में वैध बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत किए बिना GSTR 01 दाखिल नहीं कर पाएंगे। जीएसटी परिषद ने पिछले साल जुलाई में अपनी बैठक में पंजीकरण प्रक्रिया को मजबूत करने और माल एवं सेवा कर में फर्जी तथा धोखाधड़ी वाले पंजीकरणों की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नियम 10A में संशोधन को मंजूरी दी थी। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।